नमस्कार, आप देख रहे हैं सौदा आपका और आप सभी को धनतेरस और दिवाली की शुभकामनाएं। हमारा फोकस रहने वाला है सबसे पहले कमोडिटी बाजार पर, क्योंकि सभी को इंतजार रहेगा कि आज सोने में किस तरह के लेवल्स देखने को मिलते हैं। तो जैसे खुलेंगे कमोडिटी बाजार, हमारे एक्सपर्ट्स आपके लिए लेकर आएंगे खास कमाई के टिप्स आज के कमोडिटी बाजार में। साथ ही आपके लिए लेकर आएंगे इंट्राडे के लिए एक जोरदार तत्काल ट्रेड आइडिया। इंट्राडे के लिए कहां करे बिकवाली या खरीदारी। सिमी भौमिक जुड़ेंगे, उनसे समझेंगे निफ्टी में कैसी होनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी। एस्कॉर्ट्स, एचसीसी और कैस्ट्रल इंडिया के नतीजों पर बात करने के लिए इन कंपनियों के मैनेजमेंट हमारे साथ रहने वाले हैं सौदा आपका में। मितेश ठक्कर के साथ एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी। सुमित बकड़िया की बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी और आपके शेयरों पर प्रकाश गाबा की फटाफट सलाह 10:57 से। आज धनतेरस है, आज का दिन निवेश के लिए शुभ माना जाता है। इस मौके पर सीएनबीसी आवाज दिन भर खास आयोजन करने जा रहा है। देखते हैं आज के दिन सोना और चांदी समेत किस स्तर पर खुल रहा है कमोडिटी बाजार। अमेरिका के कमजोर आंकड़े और डॉलर में नरमी से धनतेरस के दिन सोना चमक गया है। कॉमेक्स पर इसका दाम फिर से $1270 के पार चला गया है। इस संवत के दौरान सोने में करीब 17% और चांदी में करीब 22% का रिटर्न मिला है। पिछले 4 साल में पहली बार सोने ने इतना अच्छा रिटर्न दिया है। वहीं चांदी में भी पिछले 3 सालों की लगातार गिरावट के बाद इस साल मुनाफा दिख रहा है। पूरे कमोडिटी बाजार में इलायची और चीनी के बाद सोना और चांदी ने जोरदार मुनाफा दिया है। चीनी में करीब 45% और इलायची में करीब 65% का फायदा इस संवत के दौरान मिला है। वहीं क्रूड में इस साल के दौरान करीब 12% और नेचुरल गैस में करीब 15% की तेजी आई है। हालांकि कॉपर में 4% की गिरावट रही, जबकि निकेल 5% का रिटर्न देने में कामयाब रहा। आज ग्लोबल मार्केट में सोना, चांदी और कच्चे तेल में रिकवरी दिख रही है। हालांकि एलुमी पर कॉपर में दबाव है। एग्री कमोडिटी में सोयाबीन में इस साल करीब 20% की गिरावट दर्ज हुई है। आज डॉलर के मुकाबले रुपया बिल्कुल सुस्त है और अब इंतजार है घरेलू कमोडिटी बाजारों के खुलने का। किन लेवल्स पर होती है शुरुआत, नजर रहेगी सोने और चांदी की कीमत पर भी। लेकिन क्रूड का एक चेक सबसे पहले आपके लिए लेकर आएंगे जैसे खुलेगा कमोडिटी बाजार। खुल चुके कमोडिटी बाजार और क्रूड में दबाव के साथ शुरुआत हो रही है। 3,335 का भाव क्रूड एमसीएक्स में दिख रहा है। 9 रुपए की कमजोरी के साथ खुल रहा है आज क्रूड। एक चेक लेते हैं कुछ और कमोडिटीज का। नेचुरल गैस में देखते हैं किस तरह की आज ओपनिंग होती है, लेकिन उससे पहले गोल्ड जो आज सभी का फेवरेट मेटल रहने वाला है, 29,957 का भाव, 30 रुपए की तेजी। फिलहाल गोल्ड एमसीएक्स में आज की शुरुआत पॉजिटिव नोट पर होती हुई। चांदी आपकी स्क्रीन पर, यहां पर भी तेजी, 42,250 का भाव, 28 रुपए की तेजी के साथ। तो सोना और चांदी पूरा दमखम दिखा रहे हैं आज, और आज ये काफी सभी के फेवरेट मेटल में भी शामिल रहेंगे। सोयाबीन आपके सामने 3,163 का भाव। बेस मेटल्स में कॉपर की शुरुआत हो रही है हरे निशान पर, 321 रुपए 20 पैसे के साथ खुल रहा है कॉपर। एल्यूमिनियम भी तेजी दिखा रहा है, 113 रुपए 40 पैसे के साथ होती हुई शुरुआत आज के दिन। लेड 137 रुपए 5 पैसे के साथ खुलते हुए हरे निशान पर लेड की शुरुआत। निकल 692 रुपए 20 पैसे के साथ खुल रहा है। पूरे बेस मेटल्स में हम देख रहे हैं आज तेजी के साथ शुरुआत हो रही है और जिंक भी इस तेजी से अछूता नहीं है, 158 रुपए 20 पैसे हरे निशान पर आगे बढ़ते हुए। आगे कमोडिटीज का एक चेक, सोयाबीन 3,163 का भाव, 1 रुपए की तेजी यहां पर हमें देखने को मिल रही है। सोयाबीन इंडेक्स में सरसों की शुरुआत भी हरे निशान पर होते हुए 4,488 का भाव। हल्दी में दबाव 7,230 के साथ हल्दी इंडेक्स की शुरुआत हो रही है और स्पाइसेस में जीरे में आज हम तेजी देख रहे हैं, 17,060 का भाव, 90 रुपए की तेजी के साथ जीरा खुल रहा है। कमोडिटी पर बात करने के लिए और आपको कमाई के टिप्स देने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं 2 खास मेहमान, एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता और जियोफिन कॉमट्रेड की विनीता आडवाणी। गुड मॉर्निंग आप दोनों को ही। अनुज, काफी फायदेमंद रहा है ये पूरा संवत सोने और चांदी के लिहाज से। आज धनतेरस के दिन क्या करने की सलाह देंगे? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। सबसे पहले मेरी और एंजल कमोडिटीज की तरफ से आपको, सीएनबीसी आवाज की पूरी टीम को और व्यूअर्स को दीपावली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमने देखा है कि 2016 में गोल्ड ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। मुझे लगता है कि इस साल के एंड होते होते गोल्ड एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। हालांकि इंट्राडे के लिए मुझे लगता है कि गोल्ड
में एक आउट परफॉर्मेंस रहनी चाहिए। धनतेरस भी है और इंडिया के अंदर जनरली हम देखें तो इस दिन गोल्ड की खरीदारी की जाती है और हम देख भी रहे हैं इंटरनेशनली भी जो क्यूज दिख रहे हैं कि गोल्ड अभी $1270 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ट्रिगर दिख रहा है। मुझे लगता है कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो भी क्यूज दिख रहे हैं एक पॉजिटिव साइड में दिख रहे हैं। तो इंट्राडे के लिए हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर बाइंग करके चलना चाहिए और इंट्राडे में लगता है करीबन 30,050 या फिर कॉमिक्स में करीबन $1275 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। वैसे अनुज, इस पूरे संवत में कच्चा तेल और नेचुरल गैस इसने भी मालामाल किया है। आज इसमें क्या स्ट्रैटेजी आप रखने की सलाह देंगे? हाँ, देखिए क्रूड में भी हमने देखा है कि जो ट्रेंड था वो पॉजिटिव हुआ था। हालांकि हमने इस साल में $26 तक के लेवल देखे थे और अगेन अब भाव करीबन $49-50 के आसपास चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव फिगर, एक पॉजिटिव ट्रेंड क्रूड में देखने को मिला। साथ में अगर हम देखें तो अब विंटर का सीजन स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं एक जो डिमांड लेवल है वो यहाँ दिखने को मिल सकता है। मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर भी लोअर लेवल से बाय इनिशिएट कर सकते हैं। करंटली जो भाव है करीबन 3330 के आसपास चल रहे हैं। हमें लगता है कि 3300-3310 के आसपास अगर भाव मिलते हैं या फिर नाइमेक्स में करीबन 49.50 के आसपास लेवल मिलता है तो बाय इनिशिएट कर सकते हैं। ऊपर टारगेट करीबन $3400 तक या फिर $50 तक लेवल दिखने को मिल सकते हैं। वहीं नेचुरल गैस की अगर बात करें तो नेचुरल गैस भी हमें लगता है कि आज एक पॉजिटिव साइड में ट्रेड हो सकता है। हालांकि विंटर सीजन है तो डिमांड यहाँ पर भी रहेगी और इन्वेंट्रीज भी इसकी थोड़ी कम होती हुई दिखाई दी है। तो मुझे लगता है कि नेचुरल गैस के अंदर भी बाय इनिशिएट करके चलना चाहिए। इंट्राडे के लिए टारगेट करीबन 210 से लेकर $211 तक देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड के अंदर और क्रूड के अंदर और नेचुरल गैस के अंदर मुझे लगता है तीनों के अंदर ही बाइंग की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। विनीता जी नमस्ते, दिवाली की शुभकामनाएं, धनतेरस की भी शुभकामनाएं। इलायची और चीनी पर मैं फोकस करना चाहूंगी क्योंकि इस साल एग्री स्पेस में ये दोनों हीरो साबित हुए हैं रिटर्न के मामले में। और अभी जो मौजूदा लेवल है इसमें आप क्या कॉल देना चाहेंगी आज? फर्स्टली हम चीनी की अगर बात करें तो क्योंकि जिस हिसाब से हमने 3900 के भाव देखे थे फ्रॉम द लोज ऑफ 3500, डेफिनेटली बहुत ही फैंटास्टिक रिटर्न जरूर माना जाएगा ये कमोडिटी का। पर लॉट ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बाद, क्योंकि काफी स्टॉकिस्ट ने होल्ड किया था और काफी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट एक्शन के बाद चीनी में हमने काफी गिरावट देखी थी जो हमने वापस इसे 3400 तक आते हुए देखा है। एज ऑफ नाउ बहुत ही ज्यादा हाई मार्जिन कमोडिटी है, इससे इंटरेस्ट यहाँ पे थोड़ा बहुत कम ही आ रहा है ओवरऑल ट्रेड ग्रुप से। पर अभी भी ध्यान जो है चीनी में थोड़ा बहुत ऊपर का ही दिखता है क्योंकि फेस्टिव डिमांड है और मेनली इंटरनेशनल मार्केट में जो तेजी बरकरार है चीनी के, उस वजह से मुझे लगता है अभी भी चीनी में अपटिक जरूर आ सकता है। तो ओवरऑल 3600 का एक अपमूव टोटली पॉसिबल है चीनी में आने वाले समय में। जबकि अगर कार्डमम की बात करें तो एक फैंटास्टिक स्पाइस जिसमें एक बहुत ही ट्रेंडिंग कमोडिटी जिसे हम कह सकते हैं दिखी है। एंड आफ्टर ऑल एक कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट दिखा था लास्ट वीक, दैट वाज द मोस्ट फैंटास्टिक ब्रेकआउट दैट वी हैव एवर सीन इन द स्पाइस मार्केट। क्योंकि यहाँ पे जो हमने कंसोलिडेशन देखा था 1215 से 1080 का, उसका जो ब्रेकआउट हमें आते हुए दिखा था ये हफ्ते में स्टार्टिंग में, उस वजह से यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम जारी होता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है आने वाले समय में इसे हम बहुत ही जल्द 1300 के आसपास जरूर दिखेंगे क्योंकि डिमांड परस्पेक्टिव इसमें काफी बढ़िया बताया जा रहा है। और साउथ बेस्ड कमोडिटी में अगर हम बात करूँ तो स्पेसिफिकली कार्डमम में काफी ज्यादा इंटरेस्ट बताया जा रहा है और उस वजह से मुझे लगता है 1300 का जो लेवल है वो बहुत ही जल्द कार्डमम में दिख सकता है। और विनीता, आपकी धनतेरस पिक कहाँ होगी एग्री कमोडिटीज में? अगर धनतेरस की पिक अगर हम बताएं तो मुझे लगता है सोयाबीन एक टॉप पिक रहनी चाहिए ओवरऑल एग्री स्पेस में, बिकॉज जिस हिसाब से हमने सोयाबीन को अप्रैल मई के 4000 हाई से अब करेक्ट होते हुए देखा है 3200 के बिलो। फाइनली क्रशिंग मार्जिन जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे प्लांट सोयाबीन खरीदते हैं और क्रश करते हैं, वो मार्जिन काफी पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। इस वजह से जो स्पॉट में डिमांड होगी सोयाबीन की अब वो बढ़ती हुई दिखेगी क्योंकि अराइवल्स तो है ही, तो अराइवल्स प्रेशर तो दिख ही रहा था प्राइस में, पर विजाविज जो डिमांड नहीं दिख रही थी प्लांट की तरफ से वो अब फिलहाल दिख रही है क्योंकि पॉजिटिव क्रश मार्जिन आ रहे हैं। सेकेंडली और मील का जो डिमांड है वो थोड़ा बहुत छूट आने लगा है क्योंकि हमारे जो प्रीमियम्स है विजाविज अदर कंट्रीज वो थोड़े बहुत डिमिनिश हो रहे हैं। तो मुझे लगता है सोयाबीन ने एक जो सीजनल लो जिसे हम हमेशा बात कर रहे थे वो आसपास बना ही लिया है 3100 के आसपास। तो नवंबर बाय द सोयाबीन एक डेफिनेटली बाइंग बेट बनता है। मुझे लगता है यहाँ से हमें 3250 to 3300 के भाव जरूर दिख जाने थे। नीचे में मुझे नहीं लगता ये 3080 टूटते हुए दिखता है। तो ये डेफिनेटली एक सबको हैप्पी धनतेरस एंड शुभ दीपावली और टॉपिक हमारी रहेगी सोयाबीन। ओके, सो धनतेरस पिक विनीता की तरफ से एग्री स्पेस में है, सोयाबीन में खरीद की सलाह। अनुज, बेस मेटल्स में आपका क्या नजरिया बन रहा है? कोई किसी को आज आप चुनना चाहेंगे खरीद के लिए?
और देखिए कल हमने देखा था कि कॉपर ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। करीबन अगर हम टेक्निकल चार्ट्स पर देखें तो काफी अच्छा ब्रेकआउट वहां देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात अगर हम फंडामेंटल साइड जाएं तो जो उसकी इन्वेंट्रीज है वो कम होती हुई दिखाई दी है। मुझे लगता है कि कॉपर के अंदर बाय इनिशिएट करके चल सकते हैं 318 319 के लेवल पे। स्टॉप लॉस 316 का रहेगा, टारगेट करीबन 324 तक देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो एलएमई पर भी इसमें काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों ही पर्सपेक्टिव से बेस मेटल्स के अंदर कॉपर में बाय इनिशिएट कर सकते हैं। और इसी के साथ आप दोनों का शुक्रिया, अनुज गुप्ता और विनीता अडवाणी, और आप दोनों को एक बार फिर से धनतेरस और दिवाली दोनों की शुभकामनाएं और धन्यवाद। हमेशा आप सुबह जुड़ते हैं और हमारे दर्शकों को सलाह देते हैं कमोडिटी बाजार पर। लेते एक छोटा सा ब्रेक यहां पर। ब्रेक के बाद जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया लेकर आएंगे। सिमी भौमिक जुड़ेंगे, उनसे पूछेंगे निफ्टी में क्या करना चाहिए आपको, और साथ ही एस्कॉर्ट्स के नतीजों पर बात करने के लिए ग्रुप सीएफओ भरत मधान जुड़ने वाले हैं आगे। फ्लैट और सेंसेक्स में करीब 38 अंकों की गिरावट है, लेकिन बाजार की बात करें उससे पहले आपके लिए एक जोरदार कमाई का ट्रेडिंग आइडिया। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया जानने का। इंट्राडे के लिए आज किरण जाधव लेकर आए हैं आपके लिए तत्काल ट्रेड आइडिया। उनके मुताबिक टाटा स्टील में है खरीद की सलाह। लक्ष्य 410 का, स्टॉप लॉस 399 पर रखिए और खरीदिए टाटा स्टील इंट्राडे के लिए। ये है किरण जाधव का तत्काल ट्रेड आइडिया आपके लिए। सेंसेक्स में हम आज देख रहे हैं सुबह से ही गिरावट के साथ शुरुआत हुई और ये गिरावट अभी भी बनी हुई है। करीब 35 अंकों की कमजोरी सेंसेक्स में दिख रही है। निफ्टी बेहद फ्लैट है, हरे निशान में जरूर आ गया है, लेकिन अभी कोई बढ़त खास नजर नहीं आ रही है। मिड कैप चमकने की कोशिश में जुटे हुए 150 अंकों की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी में दबाव 35 अंकों का है और इसीलिए अगर ब्रॉडर मार्केट में देखें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो फिलहाल एडवांसेस की तरफ बना हुआ है। करीब 1090 शेयर जो आगे बढ़ रहे हैं, उनके मुताबिक 439 शेयर है जहां पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। टेक महिंद्रा, टाटा मोटर डीवीआ, टाटा मोटर्स, टाटा ग्रुप के ये दो शेयर्स जो हैं इसमें आज हम बढ़त देख रहे हैं। जी एंटरटेनमेंट, कोल इंडिया, इनमें बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है और टाटा ग्रुप ने लगातार पिछले 2 दिन जो देखा बुरी खबरों का सिलसिला रहा है, तो दबाव में रहा स्टॉक, लेकिन आज हरे निशान में। दबाव आईसीआईसीआई बैंक, बीपीसीएल, सिप्ला और एशियन पेंट से आ रहा है बाजार में। मेरे साथ जुड़ चुकी हैं SimiBhowmic.com की सिमी भौमिक। समेत बहुत स्वागत है आपका। दिवाली और धनतेरस दोनों की आपको शुभकामनाएं। और निफ्टी पर आपका व्यू अभी क्या बन रहा है? आज धनतेरस के दिन निफ्टी का मूड थोड़ा सा खराब लग रहा है अभी तक। Good morning to you too, Priyanka, or to all my viewers. A very happy Dhanteras and a very happy Diwali in advance. रहा सवाल निफ्टी की, तो मैं ये कहूँगी कि कल 12 बजे फ्यूचर एक्सप्रेस का जो फोनो होता है उसमें मैंने निफ्टी बाई कॉल दिया था 8550 के आसपास, और उस समय जो मैंने बाई कॉल दिया था वो सिर्फ इसी एक ही लेवल के लिए मैंने दिया था कि 8546 जो निफ्टी का 89 डेमा था उसको निफ्टी को होल्ड करना था। ओवरऑल लोअर टॉप लोअर बॉटम के साथ निफ्टी का शॉर्ट टर्म ट्रेंड खराब हो चुका था और जो मीडियम टर्म ट्रेंड है वो अभी भी इंटैक्ट है और वो मीडियम टर्म ट्रेंड को इंटैक्ट रखने के लिए निफ्टी को 89 डेमा को होल्ड करना था, जो कि कल निफ्टी कर दिया था। कल जो मैंने टारगेट दिया था 8600 का इंट्राडे टारगेट मैंने दिया था वो कल ही अचीव हो गया था और आज मैं सुबह से देख रही हूँ निफ्टी वीकनेस के साथ खुला था। 8600 से नीचे गया भी था पर मेंटेन नहीं किया। जब तक 8546 का लेवल निफ्टी होल्ड करता है बाई ऑन डिप्स का ही स्ट्रैटेजी रखेंगे, पर इस जो रिकवरी रैली जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ वो रैली निफ्टी को मैक्सिमम 8650 से 8690 तक ले जा सकता है। जब तक प्रियंका 8700 के ऊपर जाके निफ्टी बंद नहीं करता है, फ्रेश मोमेंटम जो है वो एक्वायर नहीं करेगा। और सबसे ज्यादा बात यह है, अगर 8700 के आसपास आने के बाद निफ्टी अगर वो रेंज क्रॉस नहीं किया तो वापस सेलिंग हावी हो सकता है। तो मेरा जो टारगेट है आज के लिए या 1-2 दिन के लिए 8650 का है और 8690 का है, और 8700 क्रॉस नहीं करेगा तो वापस सेल मोड में निफ्टी आ सकता है।
और अब बात करते हैं, हमारे साथ जुड़ रहा है एस्कॉर्ट का मैनेजमेंट। एस्कॉर्ट के ग्रुप सीएफओ भरत मदान मेरे साथ हैं। कंपनी ने अपने नतीजे पेश किए हैं और नंबर्स ठीक रहे हैं कंपनी के लिए। हम देख रहे हैं ग्रोथ में करीब 22% का एक टोटल इनकम जो है वो ऊपर बढ़ा है और साथ ही में इनका एबिटा रहा है 62.4 करोड़ पे। तो मिस्टर मदान, स्वागत है आपका। अच्छे नंबर्स हैं, लेकिन जो बाजार को उम्मीद थी उससे थोड़े से कम रहे, जो अनुमान आ रहे थे उससे थोड़े से कम रहे। तो कहां से प्रेशर रहा है और कहां से सपोर्ट मिला है और प्रेशर किस तरह का रहा है आपके लिहाज से? जहां तक अगर मार्जिन की नंबर्स की बात करें तो वॉल्यूम ग्रोथ हमारी काफी अच्छी रही है इस क्वार्टर में। तो हमारा 35% के आसपास का वॉल्यूम ग्रोथ रहा है हमारा ट्रैक्टर बिजनेस के अंदर में। इंडस्ट्री जो है 27% के आसपास ग्रो की है। तो अनेक वॉल्यूम ने काफी सपोर्ट किया, लेकिन आप जैसे कंपेयर करें फर्स्ट क्वार्टर से सीक्वेंसली, तो फर्स्ट क्वार्टर काफी सीजनल क्वार्टर होता है, उसके कंपैरिजन में वॉल्यूम थोड़ा लो था इस क्वार्टर में। ये नॉन सीजनल क्वार्टर है। क्वार्टर 3 में अगेन सीजनल के हिसाब से क्वार्टर में थोड़ा वॉल्यूम बिल्डअप होगा, तो कुछ इम्पैक्ट मार्जिन पे वॉल्यूम का भी आता है। तो आई थिंक हमारे 800-900 ट्रैक्टर जो थे थोड़े कम थे नंबर्स में, वो पार्ट्स और ऑयल की सेल भी थोड़ी हमारी कम थी, तो उसकी वजह से हमारा थोड़ा इम्पैक्ट जो मार्जिन पे आया 1% का मार्जिन 1.25% का डिप वॉल्यूम की वजह से हुए। और उसके अलावा थोड़ा कॉस्ट का इम्पैक्ट था हमारा यहाँ पे। वन ऑफ कॉस्ट की हमारी जो कंसल्टिंग की जो हमारा कॉस्ट रिडक्शन का प्रोजेक्ट चल रहा था, उसका थोड़ा वन ऑफ कॉस्ट आया है जो नॉन रेकरिंग नेचर के है। तो आगे जाके आई थिंक वो वाली कॉस्ट देखने को नहीं मिलेंगी। तो उसकी वजह से हमें उम्मीद है कि आगे जाके हम वापस उसी मार्जिन स्ट्रक्चर में जो हमारा पहले जैसे फर्स्ट क्वार्टर में रिपोर्ट किया था, तो मे बी हम फुली एग्रेसिव पे ट्रैक्टर बिजनेस में दोबारा डबल डिजिट मार्जिन पे आ पाएंगे। और ओवरऑल कंपनी के लेवल पे भी हमारा जो इम्प्रूवमेंट था आई थिंक पिछले क्वार्टर में जैसे देखने को मिला, तो 8-8.5% का एबिटा मार्जिन पे हम आई थिंक मेंटेन करेंगे। बिल्कुल। तो अब कंपनी का फोकस कहाँ रहने वाला है आगे के लिए? क्या एक प्लान है कंपनी का? तो आगे के लिए जैसे अपने ऑटो प्रोडक्ट्स अपना ऑलरेडी डाइवर्स कर दिया, तो डाइवर्समेंट हमारी इस थर्ड क्वार्टर में कंप्लीट होने की उम्मीद है पूरी ट्रांजेक्शंस की। तो उसके बाद जो ऑटो प्रोडक्ट का जो हमारा बिजनेस के जो लॉसेस थे वो डिसकंटिन्यू हो जाएंगे। और बाकी जो 3 सेगमेंट है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, रेलवे और ट्रैक्टर, आई थिंक ये 3 सेगमेंट है जिससे हमारा फोकस रहेगा गोइंग फॉरवर्ड। अभी रेलवे की ऑर्डर बुक हमारी काफी स्ट्रांग है, 110 करोड़ की ऑर्डर बुक है आज की डेट में, जो अगले 6 से 7 महीने में एग्जीक्यूट होगी। तो हालांकि क्वार्टर 2 में हमारा रेलवे बिजनेस थोड़ा फ्लैट रहा वॉल्यूम के, उसमें जो एग्जीक्यूशन था वो थोड़ा डिलेड था, बट वो Q3 और Q4 में वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो आपको ओवरऑल रेलवे बिजनेस में भी जो है 15-20% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। भरत मदान, सीएफओ, ग्रुप सीएफओ एस्कॉर्ट के हमारे साथ थे। मार्जिन में थोड़ा सा प्रेशर दिखा है, लेकिन इनका कहना है कि आगे जाकर और यहाँ पर सुधार देखने को मिलेगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। यहाँ पर ब्रेक के बाद सिमी की ट्रेडिंग टिप्स लेकर आएंगे और साथ ही कैस्ट्रॉल के नतीजों पर सीएफओ रश्मि जोशी से होगी बात। साथ है कैस्ट्रॉल इंडिया का मैनेजमेंट। नंबर्स इस क्वार्टर के लिए कैस्ट्रॉल इंडिया के लिए इतने बेहतरीन नहीं रहे हैं। रश्मि जोशी सीएफओ कैस्ट्रॉल इंडिया की मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। रश्मि जी, पहला सवाल तो यही होगा कि क्या वजह रही इस खराब प्रदर्शन के पीछे? हमारे नतीजों की बात करने से पहले मैं आपको और दर्शकों को एक दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। कमिंग बैक टू कैस्ट्रॉल नंबर्स, आप देख रहे हो कि हमारी वॉल्यूम ग्रोथ 1% रही है। सो वॉल्यूम ग्रोथ पे हम अभी भी फोकस कर रहे हैं, जैसे कि हमने पहले भी बताया है। और ये क्वार्टर में अगर आप 1 जुलाई का महीना छोड़ दो तो अगस्त और सितंबर में हमने बहुत अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ देखी है। मॉनसून कहीं पार्ट्स में इंडिया में बहुत ज्यादा रहा, कहीं फ्लड्स रहे, उसकी वजह से हमारे हेवी ड्यूटी सेगमेंट में हमें वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी नहीं मिली, लेकिन अक्रॉस ऑल अदर सेगमेंट्स हमारी बहुत अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ ये क्वार्टर में भी रही है। सो इस हिसाब से मैं कहूंगी कि पर्सनल मोबिलिटी जो कि हमारा स्ट्रैटेजिक फोकस एरिया है या इंडस्ट्रियल बिजनेस है, उसकी भी बहुत अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ हुई है इस क्वार्टर में। जबकि आपको पता है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इतनी अच्छी तरह से बढ़ा नहीं है इस क्वार्टर में, फिर भी हमने नए कस्टमर्स एक्वायर किए हैं इन इंडस्ट्रियल कैटेगरी और वहां भी हमने अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ देखी है। पावर ब्रांड्स में भी हमने वॉल्यूम ग्रोथ हमारी कंटिन्यू की है। इसके लिए आप अगर ईयर टू डेट हमारे नतीजे देखो तो वो आपको उसमें नजर आएगा। सवाल पूछना चाहूंगी कि बीपी को अभी पूरे भारतवर्ष में 3,500 पेट्रोल पंप लगाने की अनुमति मिली है। इससे कैस्ट्रॉल को कितना फायदा होगा? क्या कैस्ट्रॉल के प्रोडक्ट भी यहाँ पर एक्सक्लूसिवली बेचे जाएंगे?
ये तो कैस्ट्रॉल के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है और हम BP के साथ जुड़े हुए हैं और हम एक्सप्लोर करते रहेंगे कि ये कैस्ट्रॉल को इससे क्या फायदा हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी है कि हमारा प्रोडक्ट उनके पेट्रोल पंप से बिक सकता है, लेकिन ये तो वर्कआउट करना पड़ेगा उनके साथ, जो हम करते रहेंगे। के साथ मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगी। एक पॉजिटिव खबर के नोट पर दिवाली की भी शुभकामनाएं और धनतेरस की भी शुभकामनाएं। रश्मि जोशी CFO कैस्ट्रॉल इंडिया की हमारे साथ थी आज शो में। और सिमी भौमिक मेरे साथ बनी हुई है। सिमी, आपकी ट्रेडिंग टिप्स कहाँ हैं आज? प्रियंका, 3 स्टॉक मैं रिकमेंड करूंगी मेरे क्लाइंटों को दिवाली के लिए। एक फेडरल बैंक जिसका स्टॉप लॉस मैंने 72 रखा है और 100 रुपया का टारगेट है, शॉर्ट टर्म में पॉसिबल है, अचीव हो जाएगा। नाहर पॉली मेरा सेकंड स्टॉक होगा, इसका स्टॉप लॉस होगा 58 और टारगेट 80 से 85, ये भी शॉर्ट टर्म के लिए है। मेरा थर्ड स्टॉक होगा डायन ग्लोबल सोल्यूशन, इसका स्टॉप लॉस होगा 70 और मेरा टारगेट होगा 115 to 120। ये तीनों स्टॉक दिवाली के लिए हैं। मुझे लगता है कि उम्मीद है कि शॉर्ट टर्म में तीनों स्टॉक टारगेट्स अचीव करके निकल जाएगा। थैंक्स। शुक्रिया भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। यहाँ पर ब्रेक के बाद FNO बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी। अर्चना सावंत के साथ जुड़ेंगे 2 मार्केट एक्सपर्ट, NiteshThakkar.com के नितेश ठक्कर और चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर सुमित बगड़िया। कमजोर शुरुआत के बाद संभले बाजार। निफ्टी 8,650 के करीब पहुंचा और बैंक निफ्टी में भी लौटी तेजी। मिड कैप शेयरों में शानदार उछाल। कमजोर नतीजों के बावजूद निफ्टी का टॉप गनर बना टेक महिंद्रा। ब्रोकरेज हाउस डॉइश बैंक का भरोसा बरकरार, लक्ष्य बढ़ाकर किया 680 रुपए। मजबूत नतीजों के दम पर 4% की तेजी BEL में। सालाना आधार पर मुनाफा 70% बढ़ा और मार्जिन 12% से बढ़कर 19%। आज ये बजाज ऑटो से कमजोर नतीजों की आशंका। कमजोर वॉल्यूम से आय पर पड़ेगा असर। वहीं रॉयल एनफील्ड और कमर्शियल व्हीकल्स की तेजी के दम पर आयशर मोटर से है अच्छे नतीजों की उम्मीद। और NTPC के नतीजे भी आज ही। मुनाफा 17% गिरने का आसार। वहीं नेस्ले की आय बढ़ने की उम्मीद। AB केमिकल्स के विलय से ग्रासिम के नतीजों को मिल सकता है फायदा। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघी और हमारा इशू है आप जैसे उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जिन्हें अपने ट्रेड पर आज सीरीज के पहले दिन कोई एक्शन लेना है। फोन करें हमारे टोल फ्री नंबर पर 1800-209-7890। ये नंबर है आपकी स्क्रीन पर, जहां आप फोन करके पूछ सकते हैं अपने सवाल। वहीं अगर आप चाहें तो मैसेज भेजें। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें 7045220000। ये नंबर आपके लिए। और आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे कार्यक्रम में टेक्निकल राय देने के लिए NiteshThakkar.com के नितेश ठक्कर हमेशा की तरह, और साथ ही वायदा कारोबार की ट्रेडिंग बताने के लिए चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर सुमित बगड़िया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप दोनों का। आप दोनों को सबसे पहले तो धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुमित, शुरुआत आपके साथ बताइए, इस मौके पर खरीदेंगे ना निफ्टी? गुड मॉर्निंग अनिल जी। सबसे पहले तो धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और CNBC आवाज के सभी व्यूअर्स को। जहां तक निफ्टी का व्यू है अनिल जी, निफ्टी एक बार 8650 8660 के आसपास एक बार रेजिस्टेंस ले सकता है। तो एक बार जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करता है तब तक एक बार थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। अभी इंट्राडे में हमको नो डाउट अच्छा मूव देखने को मिल चुका है और कल का हाई भी हमको ब्रेक करके ऊपर ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। बट एक बार थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करें, क्योंकि वापस निफ्टी एक बार नीचे की तरफ जा सकता है, जिसके अंदर 8550 सपोर्ट है। तो एक बार के लिए जो रेंज बनी है निफ्टी के अंदर वो है 8660 ऊपर में और 8550 नीचे में। इस रेंज में एक बार लगता है निफ्टी घूमेगा। तो अभी अगर इमीडिएटली किसी ने ट्रेड लेना है प्योरली इंट्राडे पर्सपेक्टिव से तो 863840 पे सेल का व्यू ले सकते हैं, 8660 का स्टॉप लॉस, और इंट्राडे में जब आज का जो लो टूटेगा तो 8550 तक के टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। ओके, तो यानी कि थोड़ी तेजी और हो जाए तब खरीदें या फिर ऊपरी स्तर पर करें बिकवाली 8660 का स्टॉप लॉस लगाकर 8550 के लक्ष्य के लिए। और बैंक निफ्टी पर क्या कॉल है सुमित फिर आपका?
अनिल जी बैंक निफ्टी तो थोड़ा वीक ही लग रहा है। ऊपर में जब तक 19,700 19,750 जब तक टूटता नहीं है कन्विंसिंगली, तब तक एक बार फ्रेश तेजी से इसमें बचना चाहिए। और इमीडिएटली हो सकता है नीचे में हमको शायद 19,200 या फिर 19,000 के लेवल्स देखने को मिले। यानी एक बार मोटा मोटी जो रेंज बनी हुई है 19,000 से 19,700 के बीच में बनी हुई है। आई थिंक इमीडिएटली अगर यहाँ पे ट्रेड लेना है बैंक निफ्टी में तो वो सेल साइड का होगा 19,700 के स्टॉप लॉस से 19,200 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये है राय निफ्टी और बैंक निफ्टी पर सुमित की। मितेश बताएं, आपका क्या व्यू बन रहा है बाजार पर? गुड मॉर्निंग अनिल जी। सबसे पहले CNBC आवाज और उनके दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे ख्याल से आई थिंक सुबह जब मैंने ट्रेड चालू किया था तो व्यू एक नेगेटिव था और लग रहा था कि 8650 को हम लोग क्रॉस नहीं करेंगे। आई थिंक सुमित ने भी वही लेवल्स हाईलाइट किए, तो 8650-60 को क्रॉस करने के बाद शायद एक लॉन्ग ट्रेड में ले सकता हूँ 25 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ में, और ऊपर में 8730 का टारगेट हम लोग देख सकते हैं। फॉर द टाइमिंग 8650 को क्रॉस करना थोड़ा इंपॉर्टेंट और थोड़ा टफ भी होगा 8650-60 को। और जबकि मार्केट्स वहीं पर है तो वेट कर रहा हूँ, कुछ अगर वीकनेस का सिग्नल मिलता है तो शॉर्ट ट्रेड लेने के लिए वो उतना ही तैयार हो। तो आई थिंक शॉर्ट टर्म में मार्केट अभी तक कोई डिसाइसिव डायरेक्शन नहीं दे रहा है, परंतु 8650 8660 का लेवल जो रेंज है वो काफी क्रूशियल है। ओके, तो ये राय है निफ्टी पर। आइए लेते हैं दर्शकों के सवाल। पहले दर्शक हमारे साथ जलगांव से इस वक्त पीयूष फोन लाइन पर। पीयूष जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। मेरे पास ONGC का 3 लॉट है 293 का 7 रुपीज का। ओके, लॉट क्या कॉल खरीदे या पुट आपने? हाँ, कॉल ऑप्शन तेजी की है। चलिए, ONGC में सुमित 290 रुपए का कॉल खरीद कर तेजी की है, 7 रुपए में इन्होंने ये कॉल खरीदे हैं। बताएं क्या करना चाहिए इन्हें? ONGC का स्ट्रक्चर मजबूत है अनिल जी। ONGC काउंटर तेजी में कन्वर्ट हो चुका है। सिर्फ प्रॉब्लम यही है कि इतना बड़ा अपमूव मिला है तो हो सकता है थोड़े दिनों के लिए शायद थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में चले जाए या 10-15 रुपए की करेक्शन देखने को मिले, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अभी फिलहाल हायर लेवल्स पे पॉजिटिव व्यू ही मेंटेन रखना है। 300 का साइकोलॉजिकल लेवल जैसे ही ये स्टॉक क्रॉस करेगा तो 325 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि ये टारगेट्स हमको नवंबर के अंदर भी देखने को मिल जाए। फिलहाल इनको होल्ड की सलाह रहेगी। इनके लिए जो लेवल्स इनको ध्यान में रखना है वो है नीचे में 280-84 के आसपास। अगर उसके नीचे ये जाता है तो ही ये निकलने की सोचे, अदरवाइज होल्ड करके चले। 284 स्टॉप लॉस, अदरवाइज तेजी में बने रहें। भोपाल चलेंगे, हमारे साथ है आलोक जैन साहब इस फोन लाइन पर। जैन साहब नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। मैंने मारुति का 5800 का पुट लिया है और 8 लॉट लिए 138 पे। पुट खरीदा है, क्या वजह आपने पुट खरीदा है सर? सर वो खरीद लिया। चलिए कोई बात नहीं। वैसे आज सारी रिपोर्ट्स मजबूत आई हैं। 7300 का टारगेट CLSA ने दिया है और स्टॉक मजबूत भी है। 5800 का पुट 138 रुपए में खरीदा है, 95 रुपए के आसपास चल रहा है। सुमित क्या करना चाहिए ना? इनके जिगर की दाद देनी होगी क्योंकि एकदम लाइफ टाइम हाई पे स्टॉक चल रहा है और अच्छा चांस लिया है इन्होंने। अब जहां तक अनिल जी इनका पुट का सवाल है, देखिए फिलहाल मुझे टेक्निकली जहां तक मैं देख रहा हूं उसके अंदर मुझे फिलहाल कोई लेवल अभी तक मंदी के नहीं दिखे हैं जिसकी वजह से मैं सेल कॉल इनको इनिशिएट करूं या इनको सेल में रहने की सलाह दूं। बट जबकि इन्होंने पोजीशन ले रखी है तो इनके लिए एक स्टॉप लॉस सजेस्ट कर देता हूं जो कि है कल का हाई। अगर कल का हाई अगर ये ब्रेक करता है 5945 5948 के लेवल्स का तो उसके बाद और तेजी देखने को मिलेगी। अभी तक व्यू तेजी का ही मेंटेन है। 6000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं इमीडिएटली। वो साइकोलॉजिकल लेवल पे अगर रेजिस्टेंस फेस हुआ और सेलिंग प्रेशर आया और नीचे पे 5800 अगर टूटता है तो ही हमको मारुति में फ्रेश सेल ऑफ देखने को मिल सकता है जिसके अंदर 5500 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। यानी कि मेरा व्यू मारुति के अंदर 5800 टूटने के बाद मंदी में आएगा। जब तक वो नहीं टूटता तब तक तेजी में रहना चाहिए। अब ये अगर अपनी पोजीशन होल्ड करना चाहते हैं और स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो 5950 का इनके लिए स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो ये राय है आपके लिए इस वक्त। चलिए अब होदल से हमारे साथ संदीप गोयल साहब है। गोयल साहब नमस्कार। होदल ये आपका किस जगह, कौन सा राज्य में? होडल। हेलो। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर, होडल हरियाणा से बोल रहा हूँ सर। अच्छा, हरियाणा में है जी, पूछिए अपना सवाल। सर एक लॉट है ICI का 280 पर बाइक हुआ है नवंबर का, क्या करें इसमें, रखें या बेचें? चलिए 4 रुपए मुनाफे में 280 में आपने खरीदा है ICICI बैंक। राय लेते हैं मितेश से। मितेश, ICICI बैंक के चार्ट देखकर बताएं इनके लिए स्टॉप लॉस और टारगेट। देखिए ICICI बैंक में मेरा व्यू थोड़ा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आप डेफिनेटली स्टॉक को होल्ड करें और आप स्टॉप लॉस लगा लें यहाँ पे करीबन 275 का। और मुझे लगता है कि जो 290 का जो रिसेंट हाई जिसने टच किया तो उनको वापस रिटेस्ट करेगा, शायद ब्रेक करके ऊपर भी जाएगा। 295-296 के आसपास प्रॉफिट बुक करने की सोचिए यहाँ। चलिए 295-96 तक जाएगा संदीप जी, वो टारगेट आप दिमाग में रखें। आगरा से हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अनूप हैं इस वक्त फोन लाइन पर। अनूप जी नमस्कार, बताइए क्या सौदा किया है सर आपने? नमस्कार सर, मैंने क्रॉम्पटन ग्रीव्स की 10 लॉट उठाई थी लास्ट मंथ। अच्छा। 8490 में उठाई थी सर।
85 में लिया और अब तो भाव 74 है। ये तो 75। हाँ सर 74 है। हाँ 75 बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है, तो वही मैंने कहा इसको होल्ड करूं कि काट दूं। तो भाई साहब आपने 10-10 लॉट लिए और कोई स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते आप? स्टॉप लॉस अब गलती हो गई सर, वैसे हमेशा स्टॉप लॉस लगा के काम करता हूँ। तो लगाते हैं, चलो कोई बात नहीं, एक बार की गलती तो संभाली जा सकती है, बार बार न करें। पूछते मितेश से। मितेश 85 रुपए की खरीदारी है, 10 रुपए नीचे है, 10 लॉट क्वांटिटी भी बढ़ी है, तो क्या अगर थोड़ा होल्ड करे तो भाव मिल जाएगा क्या महीने 2 महीने में? क्या करना चाहिए? अनिल जी, यहाँ पर स्टॉक आज थोड़ा सा रिकवर कर रहा है ओवरसोल्ड लेवल से। इसके लिए जरूरी है कि रिकवरी के लिए जरूरी है कि स्टॉक करीबन 77.5-78 के स्तर के ऊपर ट्रेड करना चालू करे। अगर वो ब्रेकआउट आता है तो एक रिवर्सल मिलेगा। 83-84 के टारगेट्स इनको मिल सकते हैं, जो कि इनके प्राइस के आसपास के हैं। फिलहाल के लिए आप एक फ्रेश स्टॉप लॉस लगा लें 73 के आसपास का। ये स्टॉक अगर आप ध्यान दें तो 73 का इसने लो बनाया था 17 अक्टूबर को, और कल भी 73.40 के लो से घूमा है। तो आई थिंक 73 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में इमर्ज हुआ है शॉर्ट टर्म में। 73 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लें, और अगर आप 77.5-78 के ऊपर ब्रेकआउट देखते हैं तो आराम से होल्ड करें, उसको फिर आप स्टॉक को 83-84 जो की आपकी प्राइस के पास है वहां पर आपको एग्जिट मिल जाएगी। ओके, तो 73 का स्टॉप लॉस लगाया अनूप जी, और एक बार उछाल आ सकती, काफी पिटा हुआ है बाजार का, मूड भी थोड़ा ठीक होने की कोशिश तो हो रही देखिए, तो फिर थोड़ा वेट कर ले, लेकिन स्टॉप लॉस इस ट्रेड में भी और आगे आने वाले ट्रेडर्स में भी माफ कीजिएगा जरूर लगा करके, ये राय है आपके लिए। अगले दर्शक हमारे साथ इटारसी से हैं, माफ कीजिएगा अहमदाबाद से हैं कृणाल शाह। शाह साहब नमस्कार, बताइए सर क्या ट्रेड किया आपने? मैंने 410.60 में एक लॉट लिया है टीवीएस मोटर का। टीवीएस मोटर लिया आपने, क्या भाव में? हाँ 410.60। 410.50 में, ओके, यही एक ट्रेड है ना? हाँ चलिए पूछते हैं मितेश, टीवीएस मोटर्स कल नतीजों के बाद बड़ा उतार चढ़ाव वाला मामला दिखा, और आज इनकी खरीदारी 2 रुपए ऊपर है, 410.50 में खरीदा हुआ है इन्होंने फ्यूचर, क्या करें? ये एंट्री थोड़ी रॉन्ग है क्योंकि ओवरबॉट लेवल्स पे लिया गया है, परंतु मेरा स्टॉक पे व्यू काफी पॉजिटिव है। अगर इनका आउटलुक मीडियम टर्म है, इन्होंने शायद एफनो में लिया है तो 70 का पोजीशन हो जाएगा। पहली बात ये कि अगर आने वाले 3-4 महीने होल्ड करते हैं, मुझे लगता है कि 480 की तरफ ये स्टॉक बढ़ सकता है। ये तो इनका लॉन्ग टर्म का व्यू हो गया। अगर आप इसमें देखना चाहते हैं तो जो सपोर्ट लेवल से थोड़ा दूर भागा हुआ स्टॉक है, क्योंकि पिछले महीने ही और इसी महीने स्टॉक 12.5% ऊपर है, पिछले महीने भी करीबन 12% ऊपर था ये स्टॉक, तो थोड़ा सा ऊपर चला हुआ स्टॉक है। तो इसमें हो सकता है कि कंसोलिडेशन का फेस आ जाए। स्टॉक मेरे ख्याल से नीचे में 385-386 के आसपास बड़ा सपोर्ट आता है, वो लेवल्स नहीं तोड़ेगा, तो आपको शायद 390 के प्राइस अगर देखने को मिले वॉलेटिलिटी में, तो वहां पे अगर आप ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं पोजीशन को 384 के स्टॉप लॉस के नीचे के साथ में, और उसको अगर आप 2-3 महीने होल्ड करेंगे तो काफी अच्छा पैसा बनने की संभावना है। ओके, तो ये है राय आपके लिए इस वक्त टीवीएस मोटर्स के लिए, थोड़ा लंबा व्यू रखना पड़ेगा। इटारसी से हमारे अगले दर्शक चंदर हैं इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। चंदर जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार अनिल जी, सीएनबीसी की पूरी टीम को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी सर बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताएं सर क्या मदद करें आपकी? सर श्रीराम ट्रांसपोर्ट 1131 पे एक लॉट लॉन्ग है, ठीक है, और अशोक लेलैंड 78 पे एक लॉट शॉर्ट है। अशोक लेलैंड शॉर्ट किया, श्रीराम ट्रांसपोर्ट लॉन्ग किया, ठीक है। चलिए दोनों पर राय लें, बताएं सुमित, श्रीराम ट्रांसपोर्ट 1131 में खरीदा है, क्या किया जाए? नुकसान में 40 रुपए नीचे। देखिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट ओवरऑल अगर हम देखने जाएंगे तो ये स्टॉक एक 200 डीएमए के पास अभी आ चुका है। 1102 अभी ट्रेड कर रहा है, 1080-70 के आसपास इसका 200 डीएमए है। तो अगर ये लेवल टूट जाता है तो फिर इसके बाद तो इसके अंदर वीकनेस देखने को मिलेगी। जब तक ये लेवल टूटता नहीं है तब तक एक बार पोजीशंस को होल्ड करें। 3 से 4% का इनको नीचे का डाउन साइड देखने के लिए इनको तैयार रहना चाहिए। 1070 के आसपास का इसमें सपोर्ट है, वो लेवल अगर होल्ड करा तो यहां से घूमने की पॉसिबिलिटी है। और ऊपर में 1125, 1126 ये लेवल टूटते ही इसके अंदर तेजी देखने को मिल जाएगी। अभी 1102 का भाव चल रहा है, ऊपर में इनको लेवल ध्यान रखना है 1125 का, और नीचे में इनको लेवल ध्यान रखना है 1070 इनका स्टॉप लॉस होगा। 1125 का लेवल टूटने के बाद इनको एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा, जिसके अंदर स्टॉक के अंदर 1180 तक का मूव देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक के ऊपर फिलहाल होल्ड की सलाह रहेगी। और अशोक लेलैंड जो शॉर्ट किया वो ठीक है ना 78 में, या फिर
नहीं अनिल जी, वो ट्रेड मुझे सही नहीं लग रहा है। इन्होंने एकदम लोअर लेवल्स पे सेल कर दिया अशोक लेलैंड, और अशोक लेलैंड वहीं से सपोर्ट लेके एक वन वे मूव दिखा चुका है और ऊपर में 87, 88 तक के लेवल्स टेस्ट कर चुका है। अब इमीडिएटली यहां से 2-3 रुपए का करेक्शन दिया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये यहां से वापस अप मूव स्टार्ट करेगा और ऊपर में 97, 98 तक के लेवल्स दिखा सकता है। इनके लिए स्टॉप लॉस बता देता हूं, 88 रुपीज का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 86 अभी ट्रेड कर रहा है, जो भी थोड़ा बहुत नीचे डिप मिलता है 82, 83 तक का, वहां पे इनको एग्जिट की सलाह रहेगी। और अगर नहीं डिप मिलता है और ऊपर चला जाता है तो 88 पे इनको एग्जिट करना है, क्योंकि उसके बाद इसमें एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा जिसके अंदर 95, 98 के लेवल जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं। 88 स्टॉप लॉस है और ओवरऑल इनको एग्जिट की सलाह रहेगी। ओके, ये राय आपके लिए। चंद्र जी थोड़ा सावधानी रखें, दोनों ट्रेड आपके ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि मंदी वाला ट्रेड भी गलत पड़े और तेजी वाला भी गलत पड़े। तेजी वाला तो नीचे है, मंदी वाला ऊपर, और वो भी अच्छा खासा, तो थोड़ा सावधानी से ट्रेड करें और स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। ये चीज ध्यान में रखना जरूरी है आपके लिए खासतौर से। और जब तक आपका ग्रिप ना है ना एफएनओ ट्रेड्स में, या तो एक काम करें सिर्फ निफ्टी में ट्रेड करें और वो भी ऑप्शन के जरिए। तो एक बार जब अच्छी पकड़ हो जाए फिर स्टॉक्स में जाइएगा, वो आपके लिए ज्यादा ठीक रहेगा। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और इस ब्रेक के बाद हम सुमित और मितेश से पूछेंगे वायदा कारोबार में उनकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स। और बाजार पर रखी नजर, यहां पर मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। 60 अंक ऊपर है सेंसेक्स और निफ्टी पर मजबूती 30 अंकों की बनती हुई दिख रही है। और मिड कैप इंडेक्स में देखिए 1.25% का बड़ा उछाल आता आपको नजर आएगा इस वक्त। लेकिन एक बड़ी खबर जीएमआर इंफ्रा के लिए, और मालदीव में इनका काफी लंबे समय से वहां की सरकार के साथ विवाद चल रहा था। फाइनली आर्बिट्रेशन का फैसला आया और इस फैसले में जीएमआर के पक्ष में ये फैसला आता दिखा है। जीएमआर एयरपोर्ट्स के प्रेसिडेंट फाइनेंस सिद्धार्थ कपूर साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। स्वागत है कपूर साहब आपका सीएनबीसी आवाज पर। सही मायने में धनतेरस और दिवाली जीएमआर के लिए हुई अच्छी खबर, बड़े लंबे समय बाद आई। पहले तो इस फैसले की डिटेल्स बताएं सर, कितना फायदा होगा जीएमआर इंफ्रा को? ऐसा है कि ये जो अवार्ड आया है ये करीब 4 साल के बाद आया है और 4 साल की स्ट्रगल रही है हमारी। इस अवार्ड से एक तो ये साबित होता है कि जीएमआर इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी परफॉर्मेंस, ये इट इज अबव पार। सेकेंडली, इट रीइंफोर्सेस अस एज ए ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेटर। जीएमआर एयरपोर्ट्स बहुत सारे एयरपोर्ट चलाता है और ये बहुत बढ़िया तरह चलाता है, और ये बिल्कुल साबित हो गया है इस अवार्ड के साथ। अब इस अवार्ड में हमको करीब $270 मिलियन का अवार्ड है प्लस टैक्सेस। इस अवार्ड से हमारा जो पूरा डेट था वो क्लियर हो जाएगा। एक तो जो डेट एसेट लेवल पे था जो मालदीव कंपनी में था वो क्लियर हो जाएगा। दूसरा, हमने जो डेट जीएमआर इंफ्रा में लिया था जो बैकस्टॉप करने के लिए, ये डेट को जब से ये डिस्प्यूट में चला गया था वो भी क्लियर हो जाएगा। तो कुल मिला के करीब $300 मिलियन का डेट क्लियर हो जाएगा जीएमआर इंफ्रा में। प्लस हमारी पूरी इक्विटी वापस आ रही है जी। उसके साथ इक्विटी के साथ हमें 17% रिटर्न भी मिल रहा है, जो करीब $47 मिलियन बनता है जो रिटर्न बनता है, प्लस इक्विटी ऑफ $30 मिलियन ऑफ द प्रोजेक्ट। और बाकी सब हमारे जो खर्चे हैं, लीगल एक्सपेंसेस हैं, इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, वो सब कवर हो गया है। तो ये अवार्ड से हम काफी संतुष्ट हैं। एक तो जैसे मैंने कहा डेट क्लियर हो गया, इक्विटी वापस आ गई, और तीसरा सबसे बड़ा चीज है कि हमारा जो रेपुटेशन है एज एन एयरपोर्ट ऑपरेटर वो फिर एकदम जो भी इसमें इश्यूज थे वो बिल्कुल क्लियर हो गए कि भाई एज एन एयरपोर्ट ऑपरेटर वी आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड वी विल कंटिन्यू टू रिमेन द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ओके, अच्छा कपूर साहब ये बताए कि ये पैसा कब तक मिलेगा आपको? ये पैसा मिलने की उम्मीद है इन द नियर टर्म। अभी तो अवार्ड आया है, तो अभी हम मालदीव गवर्नमेंट के साथ विवाद करेंगे और वो विवाद के बाद उम्मीद है कि बहुत जल्दी पैसा मिल जाना चाहिए। बिकॉज इस अवार्ड से हुआ क्या है कि पहले जो अमाउंट डिस्प्यूट में था वो अब एक डेट बन गया है गवर्नमेंट ऑफ मालदीव के ऊपर। तो कोई भी गवर्नमेंट, कोई सोवरेन गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगा कि उनका डेट आउटस्टैंडिंग रिमेन रहे, और वो ये चाहेंगे कि सारा जो डेट आउटस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाए। तो हम उनके साथ विवाद करेंगे और हमारी उम्मीद है कि ये पैसा जल्दी आ जाना चाहिए।
ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और इस पूरे अवार्ड पर अपनी डिटेल से राय देने के लिए। तो चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और इस ब्रेक के बाद मितेश और सुमित से लेंगे उनकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स। सुमित से ले लें उनकी पिक्स। सुमित बताएं आप। अनिल जी, कोल इंडिया अच्छा लग रहा है। कोल इंडिया ने आज एक अच्छा मूव दिखाया और पिछले 3 दिन की मंदी को इसने एक ही दिन में एंगल्फ कर दिया है। हमें ऐसा लगता है कि कोल इंडिया में यहां से एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा और अच्छा पैसा बन सकता है इस बार कोल इंडिया के अंदर। प्रेजेंट लेवल्स में बाई की सलाह रहेगी, 315 का स्टॉप लॉस और ऊपर में 336 का टारगेट रहेगा कोल इंडिया के लिए। दूसरा स्टॉक आईसीआईसीआई बैंक है जो एक वीकनेस दिखा रहा है और 290 अब जब तक ऊपर में ब्रेक नहीं होता है तब तक आईसीआईसीआई बैंक के अंदर फ्रेश तेजी के लिए एक बार थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। 290 के बाद इसमें फ्रेश तेजी देखने को मिलेगी, बट जब तक 290 ब्रेक नहीं करता है तब तक एक सेलिंग का व्यू लेके चला जा सकता है 260 के टारगेट के लिए आने वाले कुछ दिनों के लिए। ओके, तो ये राय है इस वक्त। और ऑप्शंस का कौन सा ऑप्शन आज चुना है आपने? अनिल जी, डॉक्टर रेड्डी में बहुत अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। पिछले 4 दिनों में हमने क्लासिक मूव देखा है डॉक्टर रेड्डी के अंदर। स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है और इस ब्रेकआउट के टारगेट्स ऊपर में बन रहे हैं 3500-3550 के लेवल्स के लिए। 4 दिन से 150 रुपए की तेजी हमको देखने को मिल चुकी है। तो प्रेजेंट लेवल पे डॉक्टर रेड्डी का 3400 का कॉल लेना सही रहेगा। 65-70 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा होगा। लक्ष्य बना के चलना होगा ऊपर में 120-125 रुपए का और नीचे में इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा 40 रुपए का। तो 3400 के कॉल पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, तो ये राय है आपके लिए ऑप्शन खरीदने की, डॉक्टर रेड्डीज का कॉल ऑप्शन। शुक्रिया सुमित आपका, शुक्रिया मितेश आपका भी हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज के लिए इतना ही। वक्त एक ब्रेक और इस ब्रेक के उस पार सौदा आपका में आपके शेयरों पर फटाफट सलाह देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे बाजार के जाने माने दिग्गज प्रकाश गाबा और उनसे बातचीत करेंगी प्रियंका संभव इस छोटे से ब्रेक के बाद। बाजार में रिकवरी, निफ्टी 8,650 के करीब पहुंचा। बैंक निफ्टी में हल्की बढ़त, मिड कैप चमका। कमजोर नतीजों के बावजूद निफ्टी का टॉप गेनर बना टेक महिंद्रा। ब्रोकरेज हाउस डॉइच बैंक का शेयर पर भरोसा बरकरार, लक्ष्य बढ़ाकर 680 रुपए। मजबूत नतीजों के दम पर करीब 3% चढ़ा बेल। सालाना आधार पर मुनाफा 70% चढ़ा, मार्जिन भी 12% के मुकाबले बढ़कर 19%। बजाज ऑटो से कमजोर नतीजों की आशंका, कमजोर वॉल्यूम से आय पर पड़ेगा असर। वहीं रॉयल एनफील्ड और कमर्शियल व्हीकल के दम पर आशा मोटर से अच्छे नतीजों की उम्मीद। और एनटीपीसी के भी नतीजे आज, मुनाफा 17% गिरने के आसार। वहीं नेस्ले की आय बढ़ने की उम्मीद। आदित्य बिरला केमिकल से विलय का फायदा, ग्रासिम के नतीजों पर संभव। तो बाजारों की जो हमने धीमी शुरुआत देखी थी अब उससे रिकवर करते हुए नजर आ रहे हैं। सेंसेक्स में हम 40 अंकों की बढ़त पर कारोबार देख रहे हैं। वहीं निफ्टी भी 8,600 से ऊपर 25 अंकों की बढ़त बनाने में कामयाब साबित हो रहा है। मिड कैप में करीब 164 अंकों की बढ़त पर कारोबार हो रहा है और बैंक निफ्टी भी अब पॉजिटिव टेरिटरी में आ चुके हैं। 26 अंकों की बढ़त यहां पर और बैंक निफ्टी भी हरे निशान पर। ब्रॉडर मार्केट पर अगर नजर डालें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस की तरफ है। 1145 शेयर है जो आगे बढ़े और इनके मुकाबले 413 शेयर है जहां हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। टेक महिंद्रा टॉप गेनर, टाटा मोटर डीवीआर में भी अब थोड़ा सा सुधार। कोल इंडिया, टाटा मोटर्स भी हरे निशान पर कारोबार करते हुए। इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, डॉक्टर रेड्डीज और टाटा पावर में भी आज हम देख रहे हैं अच्छी खासी बढ़त है। तो दबाव कहां से आ रहा है वो भी देख लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक में प्रेशर 1.5% का, सिप्ला में 1% से ज्यादा का प्रेशर। भारतीय एयरटेल, बीपीसीएल और गेल ये कुछ काउंटर्स हैं जो लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। और रोज की तरह आपके शेयरों पर फटाफट सलाह देने के लिए और बाजार पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा। नमस्ते प्रकाश जी। सबसे पहले धनतेरस की शुभकामनाएं। और धनतेरस के दिन हम बाजार में अब देख रहे हैं हल्की सी रौनक आई है, लेकिन ये रौनक कितनी दमदार और शानदार लग रही है। निफ्टी के टेक्निकल चार्ट्स क्या कह रहे हैं? गुड मॉर्निंग प्रियंका, आपको भी शुभकामनाएं और हमारे दर्शकों को भी शुभकामनाएं। होप करते हैं कि ये धनतेरस का जो त्यौहार है इनको काफी लाभदायक दे। निफ्टी लगता है कि आज का जो हाई है वो आज
लगता है खत्म हो गया। 8680 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था, वो निफ्टी फ्यूचर पे आ चुका। मुझे लगता नहीं इससे ज्यादा ऊपर नजर आता है। अगर मिल भी जाता है निफ्टी तो खास नहीं लगता मुझे। पॉसिबल टारगेट ऑन द अपसाइड अगर हो सकते हैं करीब 8000, वही 8680, इससे ज्यादा मुझे लगता नहीं कि निफ्टी कैश पे भी हो। तो मुझे लगता है एक डाउन साइड शुरू हो सकता है या स्लगिशनेस हो सकता है, लेकिन आज शाम को थोड़ी एक गिरावट का एडवांटेज लेकर खरीदना चाहिए, क्योंकि जो संडे का जो माहौल होगा उस समय एक मुनाफा बुक कर सकते हैं। बिल्कुल, तो मुहूर्त ट्रेडिंग पर भी नजर बनाए रखें, यही कह रहे हैं प्रकाश जी। और आज शाम को क्लोजिंग में थोड़ी सी गिरावट दिखे तो ये अच्छा मौका हो सकता है बाइंग का। और अब स्टॉक्स फटाफट अगले 6 मिनट तक आपके आए तमाम स्टॉक से जुड़े सवालों का फटाफट जवाब देंगे प्रकाश काबा। रमेश कुमार हिसार से वाइसरॉय होटल पर सलाह चाहते हैं आपकी। 1000 शेयर होल्ड करते हैं, 25 रुपए की खरीद है। वेल कॉस्ट के नीचे है लगता है इनको, लेकिन एक जो बेस बना हुआ है वो बेस के हिसाब से इनको 20 रुपए या 21 रुपए का एक स्टॉप लगाना पड़ेगा। 30 के आसपास जब भी मौका मिले वहां पर एग्जिट कर सकते हैं। जयपुर से विनोद, मैक्स इंडिया 1000 शेयर 132 रुपए की खरीद। वेल मैक्स इंडिया 132 ही खरीदी है। अब मुझे लगता है कि शायद यहीं पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, इनको एक स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी। इनकी जो कॉस्ट है वहीं पर एक स्टॉप लगाइए। अगर अपमूव मिलता है तो अराउंड 165 के आसपास एक मौका मिल सकता है, इनको वहां पर एग्जिट कर सकते हैं। दिल्ली से अशोक जी का सवाल है, MBL इंफ्रा होल्ड करते हैं, 3000 शेयर 157 रुपए की खरीद रही है। ये बेसिक स्ट्रक्चर तो वीक है, इसमें एक स्ट्रेंथ नजर नहीं आता, इसमें एग्जिट की सलाह दे सकते हैं। तेजपुर से रतन भट्टाचार्य सेल होल्ड करते हैं, 250 शेयर 48 रुपए 50 पैसे की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाइए अराउंड 46 का या 45 का लगाइए, 46 का सही रहेगा। अपर रीजन में जो टारगेट है 60 के आसपास जाने की पूरी उम्मीद कर सकते हैं। रांची से इम्तियाज, अशोक लेलैंड है इनके पास, 250 शेयर 96 रुपए की खरीद है। नथिंग टू वरी, मुझे लगता है 80 का जो लेवल है 75-80 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से अशोक लेलैंड में अपमूव मिलेगा। और 100 के आसपास जो लेवल है वो भी देख पाएंगे, लेकिन वक्त लग सकता है। जालंधर से संतोष कुमारी जी का सवाल, पेट्रोनेट LNG है, 250 इनके पास, 380 रुपए की खरीद रही है। बस होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 350 का। मीडियम टर्म के हिसाब से 450, 550 का भी हो सकता है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। मुंबई से प्रवीण, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 500 शेयर 85 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, इनको एक स्टॉप लगाना पड़ेगा अराउंड 185 का जो इनकी कॉस्ट है, वहीं पर अपमूव मिल जाता है तो 105 के आसपास एग्जिट कर सकते हैं। 100 to 105। बीकानेर से सुमन लता जी का सवाल, टाटा एलेक्सी के 600 शेयर होल्ड करती हैं, 1240 की खरीद रही है। एग्जिट करना चाहिए, मुनाफा कर ले जाना चाहिए। ओके, अगला सवाल है पंकज जी का, गुरुग्राम से, सिंटेक्स के 4000 शेयर 89 रुपए 62 पैसे की खरीद। होल्ड करना चाहिए, इनको स्टॉप लगाना चाहिए 80 का। खरीदना है तो और भी खरीद सकते हैं, लेकिन स्टॉप लगाइए 80 का। अपर रीजन में जो टारगेट है 100 के आसपास, वक्त लग सकता है। मध्य प्रदेश राजेंद्र राठौर जानना चाहते हैं, सुबेक्स में क्या करें, 100 शेयर है इनके पास, 80 रुपए में खरीदा था और फिलहाल नुकसान मोटा हो रहा है। वेल होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। अब तो ऐसी जगह पर है जहां पर खरीदना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए। अब इन्होंने 80 में खरीदा है तो इनको होल्ड के सिवा कोई चारा भी नहीं है। गुरुग्राम से सुनील भारद्वाज जी का सवाल है, DHFL पर, दीवान हाउसिंग के इनके पास है 600 स्टॉक, 315 रुपए की खरीद। वेल होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 280 का, टारगेट 350 के आसपास। भास्कर त्रिवेदी पुणे से, एलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग पर सलाह चाहते हैं, 100 शेयर 65 की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 60 का। अपर रीजन में टारगेट कुछ 82 to 85 जोन्स। हावड़ा से सुबीर, सिंडिकेट बैंक 400 शेयर 77 की खरीद। वेल यहीं पर एक होल्ड स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी और वो स्टॉप होना चाहिए वेरी टाइट, करीब 69 का। होल्ड कीजिए, मुझे लगता है जब भी इसमें अपमूव मिलेगा, लगता है मिलेगा, टारगेट 90 के आसपास। हैदराबाद से चारू जी जानना चाहती हैं, जैन इरिगेशन में क्या करें, 12000 शेयर इनके पास हैं, 100 रुपए की खरीद रही है, 8 रुपए पर शेयर मुनाफे पर बैठी हुई। होल्ड करना चाहिए, टारगेट कुछ 125 से 130 है, लेकिन वक्त लग सकता है। इनको एक 197 का पहले स्टॉप लगा चलिए और जैसे बढ़ता है अपना स्टॉप बढ़ाते रहिए, लॉक इन करने के लिए प्रॉफिट।
अच्छा और प्रॉफिट उन्हें हो सकता है यहाँ पर। देवदूत का सवाल है मुंबई से, L&T फाइनेंस होल्डिंग, इनके पास 72,000 शेयर, 92 रुपए 60 पैसे की खरीद है। 96 का स्टॉप लगाना चाहिए, बढ़िया स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर ऐसा है कि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, कहां तक ऊपर जाएगा ब्लू स्काई टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। 125 का पहला लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन जैसे ही स्टॉप मूव मिलता है इसमें तो अपना स्टॉप भी मॉडिफाई करते रहिएगा। होल्ड। गुवाहाटी से प्रकाश, PNB के 250 शेयर है इनके पास, 136 रुपए की खरीद है। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए इनको अराउंड 129 का, अपर रीजन पे टारगेट करीब 165। PNB पर होल्ड की सलाह। अगला सवाल कोलकाता से श्यामल जी का है, टेक महिंद्रा, अच्छा वो स्टॉक जो आज निफ्टी का टॉप गेनर है, 200 शेयर है इनके पास, 427 की खरीद है। आज इन्हें 12 रुपए 55 पैसे का मुनाफा पर शेयर हो रहा है। 407 का स्टॉप लगाइए, होल्ड कीजिए। मुझे लगता है जो इसमें अपमूव हुआ है शुरू, तो शायद 480 तक ले जा सकता है, वहां से 475 480 वहां पर मुनाफा चाहे तो बुक कर सकते हैं। 407 का एक स्टॉप लॉस टेक महिंद्रा पर, और बेहतर आपको रिटर्न इसमें मिल सकता है, इंतजार करने की सलाह। दिल्ली से दिनेश, एस्ट्रॉन माइक्रोवेव, 1000 शेयर, 120 की खरीद। यहां पर एक साइडवेज जोन पर है, बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, एक स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी। 100 एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, 140 का टारगेट नजर आता है। कब मिलेगा कहना मुश्किल है, कभी कभी इसमें बड़ा मूव मिलता है, उस समय बेच सकते हैं। रोहतक से सागर जी का सवाल है, इंडियन बैंक पर 100 शेयर ये होल्ड करते हैं, 105 रुपए की इनकी खरीद रही है, बहुत अच्छा मुनाफा इन्हें हो रहा है इंडियन बैंक में, 118 रुपए 90 पैसे पर शेयर। क्या करें, इस प्रॉफिट को बुक करना चाहिए क्या सागर को? नहीं, रनअप मेरे ख्याल से अब भी है, लेकिन इनको एक 200 लेवल्स पर स्टॉप लगाइए, 199 पर। अगर वो ब्रेक हो जाता है 200 तो लॉक इन कर दीजिए प्रॉफिट। अपमूव हो सकता है 250 भी चला जाए, अब ऐसी जगह पर है कि अपमूव अब भी बाकी नजर आ रहा है। और इसी के साथ स्टॉक्स फटाफट में हमारी स्टॉप वॉच यही पर स्टॉप होती है, लेकिन अब सौदा आपका में वक्त है इंडियन ट्रेडिंग लीग के अपडेट का। ट्रेडर्स लीग के स्कोर बोर्ड पर डालते हैं नजर। शिव कुमार जी 255% का शानदार रिटर्न कमाते हुए ट्रेडर्स लीडर बोर्ड में नंबर 1 पर बने हुए हैं। कमोडिटी कैटेगरी में देखते हैं कि किन्हें हो रहा मुनाफा, और तुलुगु लक्ष्मीपति 39% का शानदार रिटर्न कमोडिटी में, और सबसे आगे नंबर 1 पर बने हुए हैं। और इसके बाद अब नजर है स्टूडेंट्स की लीग में कौन चल रहा आगे। विधि बेन वर्सल कुमार पटेल 147% का बहुत अच्छा रिटर्न इन्हें मिल रहा है, और ये नंबर 1 के पायदान पर बने हुए हैं। और यहाँ पर विमेन लीग में नंबर 1 पर है प्रिया बदीवाल, 252% का शानदार रिटर्न प्रिया को मिल रहा है, और नंबर 1 पर बनी हुई है यहाँ पर। तो और अब बात करते हैं ऐसी एक विजेता से, समझते हैं उनकी स्ट्रैटेजी क्या रही थी। ट्रेडर्स लीग की डेली कैटेगरी में कल 116% की कमाई करने वाले मुंबई के राम जी दुबे हमारे साथ है फोन लाइन पर। मिस्टर दुबे, स्वागत है आपका, बधाई हो, बहुत अच्छा आपने रिटर्न कमाया, और साथ ही में धनतेरस की भी शुभकामनाएं। लेकिन अब बताइए, अब आपकी क्या रणनीति है? नमस्कार प्रियंका जी, धन्यवाद, एंड आपको भी धनतेरस की काफी शुभकामनाएं। स्ट्रैटेजी अभी आगे आने वाले मार्केट में अप मूवमेंट दिख रहा है, मार्केट अभी स्ट्रांग दिख रहा है ज्यादा। मेनली मैं ऑप्शंस और फ्यूचर्स में ट्रेड करता हूं, तो आज मार्केट काफी पॉजिटिव दिख रहा है जी। ओके, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और आपको बहुत सारी बधाई अपनी इस जीत के लिए, और दिवाली और धनतेरस की शुभकामनाएं। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एचसीसी के नतीजों पर ग्रुप CFO प्रवीण सूद से हम करने वाले हैं बात आगे। अब बात एचसीसी की। एचसीसी के नतीजे बाजार की उम्मीदों से खराब रहे हैं। कंपनी के मुनाफे में 40% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। नतीजों पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रवीण सूद, ग्रुप CFO एचसीसी। मिस्टर सूद, स्वागत है आपका। आपके हिसाब से कैसी रही ये तिमाही? खराब नतीजों के बावजूद क्या कहीं से सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है?
देखिए, इस बार हमारी टर्नओवर करीब 911 करोड़ रही है, जो कि अगर आप कंपेयर करें पिछले सेम क्वार्टर पिछले ईयर के हिसाब से तो इसमें ड्रॉप आया है। उसका ड्रॉप की वजह भी बहुत ऑब्वियस है। मानसून अब की बार अच्छा रहा और काफ़ी देर तक चला, इसकी वजह से हमारा काम पे इम्पैक्ट पड़ता है। और इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ पर हम काफ़ी काम करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, वहाँ पर काफ़ी इम्पैक्ट रहा। करीब 2 महीने कर्फ्यू रहा वहाँ पर, और अभी भी वहाँ पर ट्रांसपोर्ट में मटेरियल का मूवमेंट वहाँ थोड़ा सा हेजी है, तो हमको थोड़े इशू आते हैं वहाँ पर। इसकी वजह से टर्नओवर थोड़ा कम हुआ है। कैन यू हियर मी? आई थिंक आवाज़ बीच में, हेलो, ओके फाइन। नहीं तो जी, मैं सुन पा रही हूँ। उसकी वजह से मार्जिन में थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा है हमको। उम्मीद करते हैं कि अगले साल में अच्छा मार्जिन हमको, मार्जिन का जहाँ तक सवाल आता है, इस बार हमको कुछ क्लेम मिले हैं। इस बार जैसे आपको मालूम है पिछले 9 क्वार्टर से हम लोग हर एक क्वार्टर में कुछ न कुछ क्लेम मिलते हैं। इस बार भी करीब हमको 180 करोड़ के क्लेम मिले हैं, और इन क्लेम में हमको अच्छा मार्जिन आया है इस क्लेम्स के अंदर। इसकी वजह से मार्जिन अच्छा दिख रहा है। पर ये जो मार्जिन है 21% का, मैं आपको बोल दूं कि ये सस्टेनेबल मार्जिन नहीं है। हमको हमारे प्रोजेक्ट से जो मार्जिन मिलता है वो करीब 11 या 12% होता है। ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन हमारे पास आया है, ये क्लेम की वजह से आया है, और जो हमारे हमको क्लेम हमारे फेवर में आए हैं, हमारे जो अवार्ड हमारे फेवर में आए हैं और जिसको हमने बुक किया है इस क्वार्टर के अंदर, उसकी वजह से मार्जिन ये अच्छा दिख रहा है। मिस्टर सूद, कंपनी की मौजूदा कर्ज सिचुएशन यानी डेट सिचुएशन समझना चाहेंगे। कितना कर्ज है कंपनी पर अभी? फिलहाल कंपनी की बुक्स में 4,980 करोड़ का डेट है, जो कि हमको अभी दिखता है बुक्स में। क्या आप हमें कुछ S4A स्कीम पर अपडेट दे सकते हैं? S4A स्कीम हमारी, हमने सब पेपर सबमिट कर दिए हैं। ये ओसी के पास जो ऑब्जर्विंग कमेटी होती है, जिसको अपॉइंट किया गया था RBI की तरफ से, उनके पास ये केस पड़ा हुआ है। वो इसमें फैसला लेंगे। जैसा कि हमने अपने अकाउंट्स में आपको नोट में दिया है, जो उनके पास जो प्रपोजल गया है बैंक की तरफ से, जितने भी हमारे बैंक थे सबने एक जॉइंट मीटिंग बुलाई थी, और उसमें जो फैसला लिया गया था, जिसको कि ओसी को अप्रूव करना है, उसमें उस फैसले, उस रिकमेंडेशन के हिसाब से बैंक्स ने बोला है कि करीब जो हमारा डेट है 5,000 करोड़ का, उसमें से करीब 2,700 करोड़ का डेट उन्होंने बोला है कि इसको सस्टेनेबल है, और बाकी करीब 2,400 करोड़ का डेट हमारा है, उन्होंने बोला है कि इसको हमको थोड़ा डिफर करना पड़ेगा और इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा RBI गाइडलाइन के अंतर्गत, आइदर इनटू इक्विटी और OCD और प्रेफरेंस शेयर, जिससे कि इसके ऊपर इंटरेस्ट ना चार्ज किया जाए और कंपनी को रिलीफ दी जाए। तो अगर ये स्कीम हो जाती है तो फिर एक बार हमको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। हमारा इंटरेस्ट का जो आउटफ्लो है लिक्विडिटी का, वो कम हो जाएगा और लिक्विडिटी हमारी इंप्रूव हो जाएगी। सूद साहब, सितंबर तिमाही में कितने नए ऑर्डर मिले हैं कंपनी को, और क्या आगे किसी बड़े ऑर्डर की बिडिंग की कोई प्लानिंग है? जो हमारा ऑर्डर बुकिंग है इस क्वार्टर में जो रहा है, वो करीब 4,000 करोड़ का रहा है, हमने बुक किए हैं। ये एक बहुत अच्छी खबर है। पिछले हम लोगों ने 3 साल में देख लें तो किसी भी क्वार्टर में हमको इतना लंबा ऑर्डर नहीं मिले हैं। अगर आप पिछला पूरा साल उठा के देख लें 15-16 का, तो पूरे साल में हमको जो ऑर्डर मिले थे वो करीब 3,000 करोड़ के ऑर्डर मिले थे पूरे साल के अंतर्गत, और यहाँ पर हमको सिर्फ एक क्वार्टर के अंदर 4,000 करोड़ के ऊपर ऑर्डर मिल गए हैं। तो ये एक अच्छी साइकिल है, अच्छी शुरुआत है। उम्मीद करते हैं इससे हमारे टर्नओवर में बहुत फर्क पड़ेगा, टर्नओवर हमारी बढ़ेगी, और उम्मीद करते हैं कि ये सारे प्रोजेक्ट जो हमको मिले हैं इस क्वार्टर के अंदर, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट हमारे, मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द अगले फिजिकल के फर्स्ट क्वार्टर में ये सब प्रोजेक्ट हमारे स्पीड पकड़ लेंगे और टर्नओवर से हमको मिलना शुरू हो जाएगा। ऑर्डर बुकिंग का जहाँ तक सवाल है, आगे वाले फ्यूचर में हम बिड करते रहेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट अनाउंस हो रहे हैं, बट वो हमको समय आने पर मालूम पड़ेगा कि कितने प्रोजेक्ट टाइम से आ पाते हैं और कितने हम बिड कर पाते हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। HCC के ग्रुप CFO प्रवीण सूद हमारे साथ नतीजों पर इनसे हो रही थी बात, और स्टॉक पर एक नजर डाल देते हैं आज HCC में कैसा कारोबार हो रहा है। HCC हरे निशान पर कारोबार कर रहा है, बढ़त अभी नजर आ रही है। प्रकाश जी, आपको टेक्निकल चार्ट्स पर HCC कैसा लगता है? मैनेजमेंट को हमने सुना ये क्वार्टर थोड़ा सा सबड्यूड रहा है, लेकिन टेक्निकल चार्ट्स पर इन लेवल्स में आप क्या एक्शन देख रहे हैं? लोअर लेवल्स पे जो टेक्निकल चार्ट है, इसलिए टेक्निकल चार्ट के हिसाब से ये बॉटम आउट हो चुका। अपर रीजन में कुछ टारगेट करीब अब 50 के करीब आ सकते हैं। जैसे ही 50 क्रॉस कर लेगा तो टारगेट कुछ 70 भी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है स्ट्रक्चर के हिसाब से ये बढ़िया स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा होल्ड है। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, भी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे और प्रकाश गाबा आपके लिए लेकर आने वाले हैं 2 शानदार ट्रेडिंग टिप्स।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। सेंसेक्स और निफ्टी में हम थोड़ा सा प्रेशर जरूर देख रहे हैं, हालांकि हरे निशान पर हैं, बट बेहद फ्लैट कारोबार। सेंसेक्स तो अब इनफैक्ट नेगेटिव टेरिटरी में आता हुआ नजर आ रहा है। प्रकाश जी, बाजार के इस मूड को देखते हुए आपकी ट्रेडिंग टिप्स कहाँ हैं आज? दो हैं, एक सेफ है बेसिकली, एक तो है HDFC। यहाँ पर लगता है कि अब भी बाकी है 1350 का स्टॉप होना चाहिए, बहुत टाइट स्टॉप है। अपर रीजन में टारगेट है 1410 से 1420। दूसरा है इंडबुल रियलिटी, इंडिया बुल रियलिटी। यहाँ पर भी एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ है कल, इसका टारगेट है करीब 90, हो सकता है 1 या 2 दिन लगे। स्टॉप 85 का होना चाहिए। तो दो पिक्स प्रकाश राबा की इंडिया बुल्स रियलिटी में दे रहे हैं। खरीद की सलाह लक्ष्य 90 का, स्टॉप लॉस 85 पर लगाए। और दूसरे पिक पर भी एक नजर डाल लेते हैं, और जहां खरीद की सलाह वो है HDFC में। और इसी के साथ प्रकाश जी, शुक्रिया हमारे शो का हिस्सा बनने के लिए, और एक बार फिर से धनतेरस, साथ ही में दिवाली की शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। तो सौदा आपका में मुझे दीजिए यही इजाजत। आगे धनतेरस पर हमारी खास पेशकश स्वर्ण कलश धनतेरस मुक्ता मिश्रा के साथ। नमस्कार।